नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो कि है डेली करंट अफेयर्स। जी हाँ, पीसीएस एडुकेयर DCA, डेली करंट अफेयर्स। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक का टोटल करंट अफेयर्स इसमें आज हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो है आपका सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को 3 दिन आएगा ये सप्ताह में, और हम लोग 2-2 दिन का एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे आज हो गया आपका 1 से 4 जनवरी तक, और उसके बाद फिर परसों आ जाएगा आपका 5 जनवरी और 6 जनवरी का। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम लोग चलते रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि एक साथ मुझे 2 दिन का बनाना है, 4 दिन का बनाना है, लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है, इतना तय मान के चलिए। और ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये मैंने खुद से लिखे हैं। बनाए कहाँ से हैं, तो इसमें मैंने बहुत सारा इनपुट दिया है द हिंदू का। इसमें बहुत सारा आर्टिकल मिलेगा आपको। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आर्टिकल जो है ये द हिंदू से लिया गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द हिंदू का नाम लिखा हुआ है। उसी तरह से आगे भी अगर कोई आर्टिकल होता है तो उसमें आपका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, स्रोत का बहुत सारा नाम आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये भी जो आर्टिकल है आपका द हिंदू से ही है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये द हिंदू से। इसी तरह से इकोनॉमिक टाइम्स से, PIB जिसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, तो वहाँ से, फिर आपका दैनिक जागरण के राष्ट्रीय एडिशन से, और इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट जो कि दृष्टि IAS के हैं, विजन IAS के हैं, ध्येय IAS का है, ओनली IAS का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से, फिर आपका अड्डा 24/7 और अफेयर्स क्लाउड और ऑनलाइन तैयारी, ये 3 एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है मैंने। तो ये सबसे एकदम कंप्लीट पैकेज तैयार किया हूँ करंट अफेयर्स का, जिसके बाद आपका PCS स्टैंडर्ड, UPSC स्टैंडर्ड, किसी भी स्टैंडर्ड का कोई भी एग्जाम हो, कहीं से भी करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये 3 दिन जो होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सुबह 10 बजे याद रखिएगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और 2 दिन का मैंने गैप लिया है शनिवार और रविवार को, जिसमें हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे और उसका वीडियो आपके सामने आएगा। एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग किसका करेंगे? दैनिक जागरण राष्ट्रीय एडिशन का और द हिंदू का, इकोनॉमिक टाइम्स का। ठीक है, या फिर द मिनट वगैरह में बहुत अच्छे जो आते हैं एडिटोरियल, उन सब का संकलन आपको पूरे सप्ताह का एक साथ मिलेगा एक ही वीडियो में। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स हम लोग नया शुरुआत करने वाले हैं जनवरी में, और ये लगातार साल भर जारी रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और टाइमिंग बता दीजिएगा सबको। और साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और बड़ा अच्छा शगुन है कि आज का जो शुरुआत होने वाला है वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से होने वाला है। ठीक है, क्यों? तो भैया, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है, और यह जो है उत्तर प्रदेश में है। ये तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है झांसी। ठीक है, द हिंदू से यह आर्टिकल लिया गया है। अब देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। यहाँ से आपका हिस्ट्री भी मजबूत होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का ये सब क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? तो 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी यूपी में हुआ था। जी हाँ, झांसी की रानी कहलाती है, लेकिन जन्म जो इनका हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, काशी में हुआ था, याद रखिएगा। पिता का नाम क्या था? मोरोपंत तांबे। पिताजी का नाम था मोरोपंत तांबे। और इनके बचपन का क्या नाम था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका करके एक मूवी भी आई थी हाल ही में, कंगना रनौत की, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी थी। और बचपन में इन्हें प्यार से मनु कह के पुकारा जाता था। मणिकर्णिका को ही शॉर्ट फॉर्म में मनु कह के पुकारा जाता था। इनके पुत्र का नाम था दामोदर राव, जिसकी मृत्यु जो है वो 4 महीने में ही हो गई थी। ठीक है, और यही कारण है कि इनको गोद लेना पड़ा अनंत राव को, ताकि अपना वंश आगे, वंश तो नहीं, मतलब जो दरबार है उनका, जो सत्ता है, वो आगे बढ़ाया जा सके। इनके पति का नाम था गंगाधर राव। ठीक है, तो अब उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था 1848 से 1856 के बीच में, और लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया व्यपगत का सिद्धांत, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत, और अंग्रेजी में कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके तहत क्या था कि किसी भी राजा या रानी की अगर अपना कोई संतान नहीं है तो वो गोद लेकर के
उसको अपनी सत्ता नहीं सौंप सकता है। इस प्रकार का नियम अंग्रेज लेकर के आए थे और जो भी ऐसा करता है उसका राज्य जो है वो अंग्रेज अपने में मिला लिया करते थे, हड़प लिया करते थे। और इसी के तहत 1853 ईस्वी में झांसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और इसी के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को शहीद हो गई थी। और इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो है 1857 की क्रांति, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई और इसी क्रम में एक अंग्रेज ने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था कि अगर भारतीय सेनानियों में, भारतीय क्रांतिकारियों में अगर कोई अकेली मर्द है तो यही सोई हुई औरत है। और इसी कथन के साथ शुरुआत करता हूं मैं 1857 की क्रांति की, तो जाकर के देखिए, मजा आ जाएगा आपको वो वीडियो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आगे देखते हैं तो 1943 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी ने मतलब कि आज़ाद हिंद फौज जिसको कहा जाता है, तो उसने जब अपनी पहली महिला इकाई बनाई थी, पहले मतलब फर्स्ट वुमेन यूनिट जो बनाई थी, उसका नाम झांसी की रानी के नाम पर रखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब व्यापकत के सिद्धांत के तहत बहुत सारे राज्य थे, साम्राज्य थे जो कि मिलाए गए थे अंग्रेजी राज्य में, तो उसमें कौन कौन थे ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो सतारा को मिलाया गया था 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया 1849 में, फिर है बघाट जिसे 1850 ईस्वी में मिलाया गया, उदयपुर जिसे 1852 में, झांसी 1853 बता ही चुका हूं, और नागपुर जिसे 1854 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। ठीक है, तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और एक और होता है करौली, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, फेमस भी नहीं है, बराबर पूछा भी नहीं जाता, इसलिए करौली मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो पॉइंट है वो है पढ़े भारत अभियान। जी हाँ, पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, जो कि शिक्षा मंत्री है। ठीक है, और 100 दिन का यह अभियान है जो कि 10 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, 10 अप्रैल को आपका 100 दिन पूरा हो रहा है। 1 जनवरी से शुरुआत करके देख लीजिए, 10 अप्रैल 2022 तक ये चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों को सीखने के स्तर में सुधार लाना। विद्यार्थी जो विद्यालयों में सीखते हैं या फिर अलग से किसी भी प्रकार से सीखते हैं, शिक्षण ग्रहण करते हैं, तो उनका जो स्तर है, क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो है, उसमें सुधार लाना। और इसमें जो है शामिल किसको किया गया है, तो बाल वाटिका स्तर से, मतलब क्रेच स्तर कह सकते हैं, वहां से आपका 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा और उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उनका पढ़ाई का, उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और यूपी वाले तो विशेष रूप से ध्यान देंगे इसमें। तो मेरठ यूपी में प्रधानमंत्री के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया और हाल ही में बिहार में भी खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, गुजरात में किए गए हैं, बहुत सारे खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो उन सब का नाम जो है आपको याद रखना है। पिछले साल भी बहुत सारे खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और खास करके बिहार में जो राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, वो सब के बारे में निश्चित तौर पर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद जरूर रखिएगा। अब इस यूनिवर्सिटी का जो लागत है वो है टोटल 700 करोड़, जो कि अनुमानित किया गया। अभी तो शिलान्यास ही हुआ है, तो कितना पैसा लगेगा उसका अनुमान जो बताया गया वो है 700 करोड़ रुपया। और ये जो आपका मेरठ यूपी में ये है, तो हो सकता है कि पूछ दे किस कस्बा में है, किस गांव में है, तो ये सरधना कस्बा के सलावा एवं कैली गांव में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गांव का भी नाम मैंने बता दिया। स्पेसिफिक होकर के यूपी वाले पूछ सकते हैं, यूपी वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पेसिफिक गांव का नाम। ठीक है, कि कौन कौन से गाँव को मिला करके ये बनाया जा रहा है। तो 1080 खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 540 जो है वो महिलाएं होंगी, यानी कि 50% महिलाएं होंगी और 50% पुरुष होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेलवे वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे। विनय कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है और ये जो है वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट रेल जोन के महाप्रबंधक है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर रेलवे का जो है आपका रेल जोन, उसके महाप्रबंधक है। और पूर्वोत्तर रेलवे का कहाँ है मुख्यालय, आप जरूर बताइएगा कमेंट में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय
जहां मैं रहता हूं वही है, ठीक है, मेरे ही गांव में है, बगल में है, ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा, हिंट भी दे दिया मैंने। अच्छा, अब पूर्व अध्यक्ष कौन थे? पूर्व अध्यक्ष जो थे वो सुनीत शर्मा थे, और इनका योगदान, जो आपके नए चुने गए विनय कुमार त्रिपाठी, इनका रेलवे के क्षेत्र में योगदान क्या रहा है? तो मॉडर्नाइज्ड, जो एकदम अत्याधुनिक है, अत्याधुनिक 3 चरणों वाले रेल इंजनों को सेवा में शामिल करने तथा उनके स्वदेशीकरण यानी कि इंडियनाइजेशन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, तो ये याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर 19 एशिया क्रिकेट, एशिया कप क्रिकेट के बारे में देख लेते हैं। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट, जिसका फाइनल खेला गया दुबई में, और यह जो है भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर यह खिताब जीत लिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब किसने जीता? टूर्नामेंट किसने जीता? भारत ने जीता, श्रीलंका को 9 विकेट से हरा करके। अब चलते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इकोनॉमी के लिहाज से, तो अच्छे से समझिएगा। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, ठीक है, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर इसको कहा जाता है, कंपेंसेशन एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जीएसटी जो होता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं लगाया जाता। जीएसटी जैसे आपको पता होगा अप्रत्यक्ष कर है, पहले जितने भी वैट वगैरह अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे उन सब को शामिल कर दिया गया, किसमें? जीएसटी में शामिल कर दिया गया, एक देश एक टैक्स की अवधारणा के साथ। अब इसमें क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग पर ये नहीं लगता है, लगता कहाँ पर है? इंड प्रोडक्ट पर लगता है, जहां पर भैया अंतिम उत्पाद बेचा जाता है उस पर लगता है ये जीएसटी। तो अब पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग होती थी सामान की, तो राज्य में जिस राज्य में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो राज्य उससे टैक्स ले रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिस राज्य में सामान बिक रहा है वहां पर जीएसटी लग रहा है, तो इससे राज्यों को कुछ नुकसान होना तय बात था, ठीक है। तो यही देखते हुए कि राज्यों का नुकसान ना हो, तो केंद्र सरकार ने क्या किया? जीएसटी लागू करते वक्त 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए ये जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का प्रावधान लाया कि भैया जितना भी आपका घाटा होगा, यदि 14% से कम का घाटा होता है, 14% की वृद्धि के नीचे यदि घाटा होता है, तब जो है हम आपको कॉम्पेंसेशन इसके बदले में देंगे। तो अब 5 साल जो है वो आपका जून में पूरा होने वाला है, जून 2022 में, और यही कारण है कि राज्य जो है इसको 5 वर्ष के लिए और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और मांग की गई है कि केंद्र प्रायोजित जितनी भी योजनाएं, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो कि राज्यों में लागू है, उनमें सेंटर का जो शेयर है, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है उसमें 100% सेंटर का ही शेयर हो, ये जरूरी नहीं है, उसमें राज्यों से भी कुछ पैसा मिलाने के लिए कहा जाता है। तो उनका कहना है, राज्यों का कहना है कि भैया जीएसटी वगैरह आ नहीं रहा है, कोरोना से ऐसे ही मारे जा रहे हैं, और हमको क्या कीजिए कि जो भी मतलब सेंट्रल से स्पॉन्सर्ड जो भी स्कीम है उसमें आप अपना शेयर बढ़ाइए, मतलब राज्यों से कम पैसा लीजिए, आप जो है वो ज्यादा पैसा लीजिए। तो ये भी मांग रखी गई है, और ये भी जो आर्टिकल है आपका द हिंदू से ही लिया गया है, ठीक है। अब ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन का प्रावधान जो है वो जून 2022 में समाप्त हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया। राज्यों को प्रथम 5 वर्ष 2017 से 22 के लिए 14% की वृद्धि के नीचे आधार वर्ष जिसका है 2015-16, तो ये याद रखिएगा कि आधार वर्ष कितना है कॉम्पेंसेशन के लिए, तो 2015-16, ठीक है, क्योंकि आपका 17 में तो ये चालू ही हो गया था जीएसटी जुलाई में, ठीक है। तो राजस्व कमी के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी दी जाती है, इसी को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जरा सा देख लेते हैं। जीएसटी जो है वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लाया गया था। संविधान संशोधन का मतलब होता है अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और इसके लिए नारा दिया गया था 1 नेशन 1 टैक्स का, जो कि पहले बता चुका हूं। जीएसटी जो है वो एक उपभोग कर है, मतलब कंजम्पशन टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। तो जो अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है, ठीक है, विनिर्माण कर यह नहीं है, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो ये कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर नहीं है, ये अंतिम उपभोग बिंदु जो होता है, अंतिम कंजम्पशन पॉइंट जो होता है वहां पर लगाया जाता है, जहां पर सामान की अंतिम बिक्री होती है वहां पर, ठीक है।
और यह जो है 3 तरह का इसमें सिस्टम बनाया गया। पहला है आपका CGST मतलब सेंट्रल GST, दूसरा है SGST मतलब स्टेट GST, और तीसरा है आपका IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। और IGST जो है वो एक टैक्स नहीं है, एक सिस्टम है जिसको कि आपका अंतरराज्यीय इंटर स्टेट टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें 4 तरह के स्लैब डाले गए हैं। एक तो 0% भी है, तो 0% को काउंट करते हैं यदि तो 5 हो जाता है। अगर 0% को काउंट नहीं करते हैं तो आपका 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ठीक है, तो ये 4 स्लैब जो है वो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो इकोनॉमी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका यही है कि आपका कोई भी पॉइंट आता है करंट अफेयर्स में तो उसको खूब अच्छे से डील किया जाए। अब एक MCQ बना करके और यहाँ पर लिख देता मैं भी कि कितना और बढ़ाने का मांग किया है राज्यों ने, तो बस 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल लिख करके ऑप्शन और बता देता कि भैया 5 साल और बढ़ाने का मांग किया है। तो इससे आपको जो है ना कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपको GST पूरा समझा दिया तो बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, और उससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स जो है ना पढ़ना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। पुदुचेरी राज्य, पुदुचेरी अभी राज्य नहीं है, पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है, बहुत सालों से की जा रही है। और ये भी जो है द हिंदू का ही आर्टिकल है आपका। यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रशासन किसके द्वारा संभाला जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उसका प्रशासन संभालते हैं। और इनडायरेक्ट रूप से शासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, उपराज्यपाल जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि सलाह जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देती है, उन्हीं के कहने पर लगाते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉलिटी का पॉइंट हो गया आपका। वर्तमान में कितने है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और दमन और दीव और दादर और नागर हवेली जब इन दोनों को संयुक्त कर दिया गया, तो टोटल मिला करके आपका आज के डेट में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा। चलिए अब पुदुचेरी, दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर जो है अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते, यहाँ पर इलेक्टेड लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका होती है और सरकार भी होती है। जैसे दिल्ली देख सकते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ पर चुनाव भी होता है और आपका विधायिका भी है। ठीक है, आपका विधानसभा भी है। तो इसी प्रकार से पुदुचेरी और दिल्ली, वहाँ पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर, यहाँ तीनों जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तो होते ही है। फिलहाल वहाँ पर भी हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी होते हैं, लेकिन साथ में आपका इलेक्टेड लेजिस्लेचर होता है और सरकार भी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं संघ में नए राज्यों के प्रवेश और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संघ में प्रवेश कराया जा सकता है किसी नए क्षेत्र का, या फिर नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, कैसे? तो संसद के द्वारा कानून बना करके। ठीक है, संसद के द्वारा, याद रखिएगा, विधानसभा के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आता है। अब है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास नए राज्य निर्मित करने, राज्यों का आकार बढ़ाने या घटाने, राज्यों की सीमाओं या नाम को परिवर्तित करने की शक्ति होगी। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है। ठीक है, अब है कि ये पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जब इतना देख लिए तो पुदुचेरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है आपका कैसे निर्मित हुआ था, पुदुचेरी जो है वो बना कैसे था, सबसे पहले वो देखते हैं। तो पुदुचेरी का जो निर्माण हुआ था वह कराईकल, जो कि आपका दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट पर है, और साथ में यनम जो कि पूर्वी तट पर है, और माहे जो कि केरला यानी कि मालाबार तट पर है। तो यनम, माहे और कराईकल, ये तीनों को मिला करके बनाया गया था पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। और यह जो था 1962 तक फ्रांस का एक उपनिवेश था। फ्रांस का इस पर शासन हुआ करता था, उपनिवेश था फ्रांस का 1962 तक। ठीक है, याद रखिएगा 1962 तक, मतलब आजादी के बाद तक। इसी तरह से 1961 तक जो है गोवा भी आपका था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, सॉरी पुर्तगालियों के अंतर्गत था। 1961 में उसको आजाद कराया गया था। तो अब देखते हैं 1674 ईस्वी में यह जो है
पुदुचेरी सामने आया था जब यह फ्रांसीसी उपनिवेश बना था। ठीक है, पहले पुदुचेरी नाम का कोई जगह नहीं हुआ करता था, पहले कराईकल या माहे इत्यादि ये सब हुआ करते थे। बाद में पुदुचेरी बना, जिसको पहले पांडिचेरी कहा जाता था, अब जाकर के नाम इसका पुदुचेरी हुआ है नया। तो 1674 ईस्वी में यह फ्रांसीसी उपनिवेश बना था और 1962 तक यह जो है फ्रांस का उपनिवेश ही था। 1962 में जाकर के यह भारत में मिला था। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि संघाई में दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मेट्रो लाइन का नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, यह पहले भी जो था आपका मेट्रो नेटवर्क दुनिया का सबसे लंबा नेटवर्क हुआ करता था, लेकिन इसमें 2 और लाइन जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि आपका ड्राइवरलेस है। ठीक, और अब ये है सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है अगर दुनिया का कहीं है तो वो संघाई चाइना में है, याद जरूर रखिएगा। और इसका टोटल लंबाई जो है 831 किलोमीटर हो गया है। इसमें टोटल 508 मेट्रो स्टेशन है संघाई में ही केवल। और ये इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 28 मई 1993 ईस्वी से शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन नेटवर्क कहां पर? संघाई में, चाइना में है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बारे में यह न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको कहा जाता है, ये इसीलिए MOHUA महुआ इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब देख लेते हैं आजादी का अमृत महोत्सव ये मंत्रालय मना रहा है। कब से कब तक? 1 से 31 जनवरी 2022 तक। और इसका जो समापन होगा वो स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कार्यक्रम सूरत में आयोजित किया जाएगा और उसी के साथ इसका समापन हो जाएगा। और ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका 5 विषय है महत्वपूर्ण। पहला है आपका स्वतंत्रता संग्राम, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। और उसके बाद जो है आपका एक्शन एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, आइडियाज एट 75 और संकल्प एट 75 चूंकि 75 साल हो रहा है हमारा, और इसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव हर एक मंत्रालय और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी मना रही हैं और अलग अलग जगह पर मनाए जा रहे हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर संकल्प एट 75 हर जगह 75 लगाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नाम है मुजिरिस। मुजिरिस 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 याद रखिएगा, ये है क्या आखिर? तो कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को दिया गया है एक पहला इलेक्ट्रिक वाटर फेरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाटर फेरी दिया गया है किसके द्वारा? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड को 23 इस तरह की फेरी क्या होता है? जो आपका नदी में चलता है ना, देखते होंगे बनारस यदि गए होंगे काशी तो वहाँ पर देखते होंगे गंगा नदी पर जो है, हाल ही में मोदी जी उस पर चढ़ करके घूमे भी हैं। तो वो नाव चलता है, इलेक्ट्रिक से बना इलेक्ट्रिक नाव होता है या फिर इसी तरह का होता है, कुछ आपका डीजल से चलने वाला भी होता है। तो उसी में जो है ना इलेक्ट्रिक फेरी, वो एक तरह का नाव होता है, जहाज कह सकते हैं, छोटा छोटा जहाज होता है जो कि पानी पर चलता है। ठीक है, तो 23 टोटल ऐसा बनाना था कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड को। ठीक है, और देना था किसको? कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को देना था। ठीक है, तो उसमें पहला जो फेरी दिया गया है इलेक्ट्रिक फेरी, उसी का नाम रखा गया है मुजिरिस। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो 23 टोटल देना है फेरी, उसका टोटल लागत है 747 करोड़ रुपए। ठीक है, 747 करोड़ रुपए। और यह जो है आपका अभी जो दिया गया है उसे स्थापित किया गया है कोच्चि मुजिरिस, जो नाम रखा गया है तो वो किस नाम पर रखा गया? तो ये एक जगह का नाम है जो कि कोच्चि शहर से 25 किलोमीटर दूर पट्टनम नामक गांव में स्थित है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। और यह जो है 50 सीटों वाली वाटर मेट्रो फेरी है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने क्रिकेट से संन्यास ली है हाल में? तो क्विंटन डिकॉक, जो कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर थे, उन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से ही केवल की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से नहीं की है, यानी कि वनडे और T20 वो खेलते रहेंगे। याद रखिएगा, T20 में पिछला बार मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले थे IPL में। ठीक है, क्विंटन डिकॉक, और बड़ा अच्छा इनका परफॉर्मेंस भी रहा था। ठीक है, तो ये जो है क्विंटन डिकॉक नाम याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका, मुंबई इंडियंस के फैंस को तो याद ही होगा।
जैसे मुझे याद है। आगे देख लेते हैं रॉस टेलर, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, और उन्होंने क्या किया है, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया। मतलब ये खेलेंगे ही नहीं, सभी 3 प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। और न्यूजीलैंड के लिए सभी 3 प्रारूपों में 100 से अधिक मैच खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है न्यूजीलैंड के लिए, याद जरूर रखिएगा। रॉस टेलर बीच में 4था नंबर या 5वां नंबर या 6ठा नंबर पर ये खेलते थे, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। आगे देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू रोड का विकल्प। यहाँ पर आप लोगों को गलत पढ़ाया गया है, हर एक चैनल वाला जो है ना जानबूझ करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कि जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी रोड रख दिया गया, इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारा न्यूज चैनल वाले भी जो है इस तरह का किए हैं, और जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी इस तरह का काम किए हैं, जो कि आपका कंफ्यूजन फैलाने वाला। जबकि जवाहरलाल नेहरू नाम का एक रोड था और उसी का अल्टरनेटिव में एक रोड बनाया गया, जिससे उस जगह का दूरी कम हो गया और उसका नाम रखा गया नरेंद्र मोदी रोड। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहां पर ऐसा किया गया, तो सिक्किम में। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद के द्वारा एक नई सड़क का नामकरण किया गया, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और ये जो है काबी लुंगचोक के नीचे क्योंगसाला से 4 किलोमीटर की दूर जो है एक नई सड़क का निर्माण किया गया है। और ये सड़क जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 310 पर बनाया गया है। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा NH 310 ये याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और इसी का नाम रखा गया है क्या? नरेंद्र मोदी रोड। और यह जो है किसी दूसरे नाम सड़क का नाम बदल करके नहीं रखा गया है, बल्कि एक लंबी सड़क थी और 2 जगह को जोड़ती थी, उसके बगल में अल्टरनेट के रूप में एक दूसरा सड़क बना दिया गया जो कि छोटा सड़क है और जगह का जो दूरी है वो कम कर देता है, तो उसका नाम जो है नरेंद्र मोदी रोड रख दिया गया। तो अल्टरनेट है, ठीक है, उसका विकल्प है, ना कि उसी का नाम जो है बदल करके रखा गया है। ये ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज्ड मत होइएगा। और इससे क्या हुआ है, तो गंगटोक से सोमगो झील के बीच की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर कम हो गई है। तो यहाँ पर ये भी आप याद रखिएगा, गंगटोक तो आप जानते ही हैं, सोमगो झील जो है वो कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। ये भी आपको यहाँ से तथ्य मिल गया। नेक्स्ट चलता है चीन की 5 वर्षीय योजना के बारे में हम लोग देखते हैं। किस चीज के लिए चीन ने 5 वर्षीय योजना बनाई है, तो वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर हब बनने के लिए। चीन को दुनिया का सबसे बड़ा रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर हब बनाने के लिए, सेंटर या फिर हब बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना चीन ने तैयार की है। वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया तो आप जानते ही हैं महादेश है, और प्रशांत महासागर, इस क्षेत्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष 3 देश जो रोबोटिक्स में है वो कौन कौन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान है। ठीक है, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान जो है वो रोबोटिक्स के क्षेत्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष 3 देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और चीन भी जो है अब सबसे प्रथम स्थान पर आना चाहता है और इसलिए 5 वर्षीय योजना उसने बनाई है। ठीक, आगे देख लेते हैं IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है 2021-22 में घरेलू प्रणालीगत यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिक महत्वपूर्ण बीमा कंपनियां कौन कौन है, तो इसमें 3 का नाम उसने लिया है। LIC तो आप जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC हो गया जनरल इंश्योरेंस कंपनी या कॉर्पोरेशन, और तीसरा है आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो ये जो 3 है इसको कहा गया है आपका सबसे महत्वपूर्ण कंपनी DSII। ठीक है, DSII इसको कहा गया है। ठीक है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके बारे में ये है न्यूज है। ठीक है, और ये ऐसी बीमा कंपनियां हैं जिनके संकट में आने से देश की घरेलू वित्तीय प्रणाली में अशांति उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये तीनों कंपनियों में से यदि कोई डूब जाता है, कोई आर्थिक संकट में आ जाता है, तो देश का जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाएगा। इस प्रकार का ये तीनों कंपनी है और डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक है, घरेलू प्रणालीगत तौर पर ये कंपनियां चलाई जाती हैं, मतलब इंडिजिनस है, और इनके बारे में ऐसा कहा गया है। तो ये 3 ही कंपनियां हैं जो कि ऐसी हैं IRDAI के अनुसार, तो याद जरूर रखिएगा तीनों का नाम। ठीक है, हो सकता है तीनों विकल्प में दे दे, एक चौथा भी दे दे और पूछ दे कि इसमें से कौन DSII है।
और कौन नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। इसके बारे में डिटेल से हम लोग एडिटोरियल में पढ़ेंगे शनिवार या रविवार को, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और एक और न्यूज इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा देख लेते हैं। अश्विनी वैष्णव आईटी मंत्री के द्वारा इसे शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है या फ्री ट्रेड विंग है, और इसका उद्देश्य क्या है तो लाइव सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले इकोसिस्टम बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि सेमीकंडक्टर आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। सेमीकंडक्टर से ही सारा जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वगैरह बनता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है सब में आईसी का जरूरत होता है और सब जो है सेमीकंडक्टर से ही बनता है। और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो भारत में विकास किया जा रहा है, तो उसके लिए जो है आपका टोटल जितना भी यूनिट बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जितना भी बनेगा वो सब जो है आपका आईसी की जरूरत उसमें होगी। और सेमीकंडक्टर का दुनिया भर में बहुत ज्यादा कमी हो गया है, और यही कारण है कि सेमीकंडक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो इसके लिए, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर होगा तो उससे आईसी भी जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा और आईसी जो है वो सस्ता हो जाएगा भारत में। तो इस कारण से नया सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया है आईटी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है तो अश्विनी वैष्णव है, याद रखना है। आगे देख लेते हैं रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड जो है वह ब्रिटेन के बैटरी फर्म फेराडियन का अधिग्रहण करेगी, ठीक है, और यह जो है 100% स्टेक उसमें खरीद लेगी। फेराडियन जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो कि सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम करती है, ठीक है, और विश्व स्तर पर इसका उत्पादन करती है। विश्व की सबसे बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि स्टोरेज बैटरी निर्माण करने वाली कंपनी है, जो कि सोडियम आयन बैटरी का निर्माण करती है। और ये रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड जो है वो रिलायंस इंडिया लिमिटेड का ही एक अंग है, शाखा है, और उसके द्वारा इसका अधिग्रहण किया जा रहा है। तो अब जो है भारत में जो आपके बैटरी होंगे ईवीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो सस्ते होने की गुंजाइश इससे होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं दानिश सिद्दीकी, बहुत इंपॉर्टेंट है दानिश सिद्दीकी, इससे पहले भी चर्चा में रहे थे। अफगानिस्तान में जो है इनकी हत्या कर दी गई थी और इनको जो है रेड इंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, ठीक है। मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, किसके हाथों से दिलाया गया तो सीजेआई मतलब सेंट्रल आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, एनवी रमन्ना, उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? रेड इंक अवार्ड, ठीक है। और इनको जो है अफगानिस्तान में कार्य के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा। और ये पुरस्कार किसने दिया है? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा दिया गया है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार, रेड इंक अवार्ड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दानिश सिद्दीकी का नाम। आगे देख लेते हैं सबाइन वीस के बारे में यदि हम लोग देखें तो ये जो है स्ट्रीट फोटोग्राफर थे, कहाँ के? स्विस फ्रांसीसी फोटोग्राफर थे, मतलब स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों से इनका संबंध था। वहाँ के ये स्ट्रीट फोटोग्राफर थे जिनका निधन हो गया है, ठीक है। 89 या 90 साल के ये थे, या उससे भी ज़्यादा उम्र था, उम्र तो जरूरी नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। नाम क्या था? सबाइन वीस, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सबाइन वीस का हाल ही में निधन हो गया था। ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे? और वहाँ पर दे देगा फोटोग्राफी, फिल्म, खेल इत्यादि, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। इस तरह का करता है बीपीएससी या फिर अन्य एग्जाम्स में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब वर्ल्ड वार 2 के बाद के फ्रांसीसी मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन फोटोग्राफी के लास्ट स्कूल के रूप में खोजा जाता था, मतलब कि सबसे ओल्ड ऐसे व्यक्ति थे, सबसे वृद्ध ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से फ्रांसीसी ह्यूमैनिटेरियन फोटोग्राफी के लास्ट स्कूल के रूप में जाने जाते थे। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति थी उसमें आपका स्नॉटी नोज्ड किड्स हो गया, द बेगर्स हो गया, द लिटिल पीस टेकर्स हो गया, ये सब जो है वो प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में, तो एमपीपीएससी वाले जरूर ध्यान में रखिएगा। एमपी में जल जीवन मिशन पेयजल आपूर्ति योजनाओं का जो है वो शिलान्यास किया जाना है, और 15,381 करोड़ रुपए से अधिक की 22 परियोजनाओं को मंजूरी जो है वो दे दी गई है। जुलाई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था, और यह क्या करती है तो पेयजल से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए काम करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका एमपी वाले तो जरूर याद रखिएगा कि कितना का परियोजना दिया गया, तो 22 परियोजनाओं के लिए
15,381 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है और यह जो है स्वच्छ पेयजल से जुड़ी हुई परियोजनाएं होंगी। 22 परियोजनाएं कहां पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। और बाकी सब लोग जो है वो याद रखिएगा कि जल शक्ति नामक नए मंत्रालय का गठन जुलाई 2019 में किया गया, ठीक है, और यह जो है स्वच्छ पेयजल से जुड़ा हुआ जितना भी मुद्दा है उसका समाधान करता है, ठीक है। तो ये आपका 1 तारीख का हो गया। अब इस वीडियो को मेरे हिसाब से यहीं पर रहने देना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल बना देंगे और उसमें 2 से 4 जनवरी तक का पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर परसों मतलब 3 दिन लगातार कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है। तो इसमें हम लोग 1 ही जनवरी तक रहने देते हैं, पहले ही जनवरी तक का, और उसके बाद फिर कल जो है वो कर देंगे 2 से 4 जनवरी, और उसके बाद फिर परसों फिर 5 और 6 कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सप्ताह भर थोड़ा सा रहेगा और बाद में जो है नेक्स्ट वीक से हम लोग एकदम कंटिन्यू कर देंगे, जैसा आपका मैंने बताया था, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। ये 3 दिन आएगा आपका डेली करंट अफेयर्स, और 1 दिन जो है आपका शनिवार या रविवार को, वो मैं पहले से बता दूंगा, सूचना दे दूंगा, उस दिन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स एकदम तगड़ा हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो ये जो है आपका 2 से 4 जनवरी वाला, इसमें पॉइंट्स भी हैं बहुत सारे, तो इसमें लगभग मेरे हिसाब से 30 पॉइंट के आसपास होगा। ये टोटल 31 पॉइंट है, तो इसको जो है हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत जो है वो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो से बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। करंट अफेयर्स के अलावा भी अन्य सब्जेक्ट्स की भी जानकारी आपको मिली। पॉलिटी के टर्म हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने इतिहास का भी देखा, मॉडर्न हिस्ट्री का, हम लोगों ने इकोनॉमी का भी टर्म देखा। तो ये सब जो है लगातार इसी तरह से जारी रहेगा, और इसके लिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और बेल आइकॉन दबा देना है यदि आप नए हैं, और यदि पहले से सदस्य हैं तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को के साथ शेयर कर देना है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहां कहीं भी आप सोशल मीडिया पर है टोटल शेयर कर दीजिए। उनको बता दीजिए कि रोज जो है वो 10 बजे आएगा इस तरह का वीडियो, जहां पर कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको बताया जाएगा। द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं, कंप्लीट पूरा पैकेज होगा वो, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया भी जाएगा। तो उनको कह दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको करंट अफेयर्स, ये नया तरीका का करंट अफेयर्स पढ़ करके किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कुछ और सुधार चाहते हैं तो वो भी बताइए। आज अभी जो है आपका मैंने बताया था कि ऑनलाइन तैयारी ऐप से भी मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन अभी ऑनलाइन तैयारी ने ना ये जनवरी से शुरू किया नहीं है, 2022 का एक भी डाला नहीं है कोई भी आर्टिकल, तो इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया। मतलब वन लाइनर्स भी आपके लास्ट में जरूर 15-20 डेली का वन लाइनर भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं समाप्त, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।